अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आपको मैं बताऊं कि सुबह से नाम चल रहा है जलील अब्बास जिलानी का कि जी वो मुतवक्के हमारे वज़ीर आज़म हैं, अगले केयर टेकर वज़ीर आज़म। लेकिन मुझे दोपहर से जब से ये नाम आया और कुछ टेलीविज़न चैनल्स पे चलना शुरू हो गया और फिर खबर आई कि वो वज़ीर आज़म को मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस भी शायद जा रहे हैं, तो मैं तब से लेकर अभी तक मैं शोशोपंज में हूँ और मुझे ये लगता है कि ये नाम फाइनल नहीं है। और ये नाम क्यों नहीं फाइनल, उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ और बड़ी सिंपल सी बात है। मेरा ख्याल है कि ये बताया जा रहा है कि बड़ी कोशिश हो रही है इस नाम को फाइनल कराने के लिए, लेकिन ये नाम फाइनल नहीं हुआ। और जूं जूं लोग इसके ऊपर जोर दे रहे हैं, मुझे यकीन कम होता जा रहा है कि जलील अब्बास जिलानी हमारे वज़ीर आज़म हो सकते हैं। उसकी एक बड़ी वजह है, जो लोग समझ नहीं रहे बात को, वो कह रहे हैं कि ये नाम जनाब आसिफ अली जरदारी ने रिकमेंड किया और PMLN ने इसको मान लिया और इस पे मौलाना फजल रहमान की भी यानी नॉड है, बाकी भी इत्तेहादी जो है इस पे एग्री करते हैं। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे लोग फंडामेंटल बात को भूल रहे हैं। एग्री करना सिर्फ दो लोगों ने, एक वज़ीर आज़म ने और दूसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन ने। लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज है। राजा रियाज ने अगर एग्री करना होता तो वो कल मिल लेते वज़ीर आज़म को जब उन्होंने मुलाकात का कहा था। आज उन्होंने दोबारा मुलाकात की रिक्वेस्ट की, आज भी राजा साहब ने कहा कि मैं बिज़ी हूँ। पार्लियामेंट में रहे वो सारा दिन, शहबाज शरीफ को मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं था। इसका मतलब है कि राजा रियाज या तो अपनी कोई पुरानी जो आप समझें कि स्कोरिंग है वो सेटल कर रहे हैं, कि बता रहे हैं कि भाई मेरी भी अहमियत है और मैं भी लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ और गवर्नमेंट ने जो उनको इतने महीने इग्नोर करके रखा वो उसका को बदला उतारे, या उनके कोई ऐसे नाम है कि वो बिल्कुल ख़ास ऐन मौके पे देना चाहते हैं कि किसी को मौका ना मिले कि वो उनमें को तब्दीली कर सके। अब अगर फ़र्ज़ करें इन दोनों में नामों का एग्रीमेंट नहीं होता, 3 नाम मियां शहबाज शरीफ देंगे, 3 नाम राजा रियाज साहब देंगे, तो वो 6 के 6 नाम जो है पार्लिमानी कमेटी को जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में भी दोनों अतराफ से 3-3 अफराद बैठे होंगे, 3 दिन वो बहस करेंगे। अगर वो एग्री नहीं करते तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन उन 6 में से कोई भी एक नाम चुन के कह देगा कि ये इसके सर पे हुमा बैठ गई और ये आपका वज़ीर आज़म है। ठीक है, वो आ जाएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी काबीना का ऐलान करेगा। काबीना आना शुरू हो जाएगी, थोड़ी होगी, बड़ी होगी, मिड साइज़ होगी, ये हमें नहीं पता। ये जो भी वज़ीर आज़म आएंगे या जिनके भी जहन में वो होगा प्लान, वो उस तरह से प्लान करेंगे। लेकिन आज असेंबली गैर मुय्यना मुद्दत के लिए उसका इजलास मुलतवी हो गया और असेंबली अब एक किस्म की ख़त्म हो गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब थोड़ी देर के मेहमान हैं। अगर कल एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर आप समझें कि वो 3 दिन के मेहमान हैं, और अगर कल एग्रीमेंट नहीं होता तो आप समझें कि वो 5-6 दिन के मेहमान हैं। लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि 14 अगस्त को जब सूरज तुलू होगा तो नए वज़ीर आज़म और उनकी इब्तदाई काबीना के अरकान जो हैं वो हलफ उठा लेंगे। तो ये तो हो गया मसला यहाँ पे। लेकिन एक बड़ी तेज़ नज़र अगर हम डालें पिछले 16 महीने के अंदर जो भी इस मुल्क में हुआ, तो सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत शदीद रहा। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में कभी इतना सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं देखा जितना अभी चलता रहा। उसका ज़िम्मेदार जो भी हो, लेकिन एक शख्स तो ज़रूर है जिसका हमें पता है कि उसने पाकिस्तान की सालमियत को भी दाव पे लगा दिया। बहरहाल आगे चलते हैं। लेकिन एक काम जो PDM की हुकूमत ने किया और जो इनको सारी उम्र अब झेलना पड़ेगा और सारी उम्र इनके माथे पे कलंक का टीका बन के रहेगा, कि इनके ऊपर जितने भी केसेस थे वो सारे केसेस पलक झपकने में ख़त्म हो गए। यानी क्या हो रहा है कि केस बनने में इतना टाइम नहीं लग रहा जितनी जल्दी केसेस ख़त्म हो रही हैं। तो क्या यही जमहूरियत के फल हैं लोगों के लिए? कल सुबह को जो बिजली का बिल आना है लोगों के घरों में, वो चीखें निकल जाएंगी, लोगों से बिल नहीं दिया जाएगा। जो गैस का हाल हो रहा है वो लोगों को उनकी आवाज़ें निकल गई हैं उनके लिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट का हाल है, जो नौकरियों का हाल है, जो अद्वियात का हाल है, जो सरकारी अस्पताल सरकारी स्कूल का हाल है, जो बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है, जो जिसका आम आदमी से ताल्लुक़ होता है, तो आम आदमी की तो चीखें निकल गई। और आम आदमी क्या, मुतवस्सित घराने के लोगों की चीखें निकल गई हैं। नहीं निकली तो इनकी नहीं निकली, इनके तमाम केसेस जो हैं वो पलक झपकने में ख़त्म हो गए। क्या यही जमहूरियत है? क्या ऐसी जमहूरियत चाहिए कि जिस अवाम के
वोट पे मुंतखब होके हम लोग आए या कोई भी आए, वो उसी आवाम के को लूटे और अपनी दौलत बनाए, अपनी जायदादें बनाए और अपने केस ख़त्म कराए। यही आज का प्रोग्राम है। अब्दुल सत्तार खान साहब मेरे साथ हैं, अनीका निसार साहिबा हैं, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब हैं। आप सब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब से शुरू करते हैं। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी बदतरीन असम्बली थी। आपकी ज़िंदगी में इसकी रेटिंग क्या है इस असम्बली की? बस इस सिरारी हालत में जो काम होता है उस तरह सोचना चाहिए कि ये इन लोगों की खुशी से तो हुकूमत नहीं मिली, मजबूरन मिली। दो कुव्वतें थी, एक कुव्वत चली गई तो एक रह गई, तीन कुव्वतें तो थी नहीं, उसमें इंतखाब होता। अब वो मजबूरी के साथ जो जिस तरह रोज़मर्रा के मामूलात चलाए जाते हैं उस तरह चलाए गए और इन्होंने काम तो इस लिहाज से मुश्किल हालात में काम किए तो काम तो ठीक किया। तो मैं एक एहतराम के साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की राय से इत्तेफाक नहीं कर सकता। तो मुफ्ती साहब, ये भी तो है ना कि मैं भी एहतराम के साथ आपको मैं ये याद करवा दूं कि जितनी जल्दी इनके ऊपर केसेस ख़त्म हुए हैं वो भी तारीख में इतनी जल्दी नहीं हुए। क्या ये अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए आए थे? क्या मजबूरी थी? बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक है, लेकिन जब हम उस माहौल में मुफ्ती साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया। जी, आपको आ रही है आवाज़? जी, ये गलती है जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उनसे पूछा जाए तो कहते ये केसेस चूंकि गलत थे, झूठे थे, इसलिए इनको ख़त्म होने में वक्त नहीं लगा। लेकिन अगर आप उमूमी तौर पर देखें कि मुश्किल हालात में हुकूमत का लेना और मुश्किल फैसले करना और फिर मईशत को सहारा देना माशी बहरान में, तो मजमूई लिहाज से इनको 51% से ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं। आप इनको 51% ज़्यादा नंबर तो इनको दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट है कि गरीब का जो बिल है ना बिजली का, वो 151% से ज़्यादा बढ़ गया। मुफ्ती साहब, वो कहाँ से देगा? ये तो है और ये है और बहुत बुरी बात है। कम से कम इनको इतना तो चाहिए था कि जाते जाते कुछ रिलीफ दे दे। हमारे इसहाक डार साहब ने जाते हुए एक और बम गिराया कि 20 रुपए आपके पेट्रोल महंगा हो जाता है, और पेट्रोल जब महंगा होता है तो फिर सब चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन जब वो सस्ता होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही सस्ता होता है और चीज़ें सस्ती नहीं होती। इन्हें गरीब के लिए इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता इस दौरानिया को, लेकिन साथ इसको भी ऐड करें कि IMF के पास जाना पिछली हुकूमत की मजबूरी थी और इनकी ये मजबूरी थी कि उस तसलसल को उन्होंने कायम रखा। मुफ्ती साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रूखी सूखी खा सकते हैं। मैं पूरी आवाम के लिए बात कर रहा हूँ। हम रूखी सूखी भी खा सकते हैं, हम बगैर पेट्रोल के भी रह सकते हैं, अगर हमें यह पता हो कि हमारे हुक्मरान हमारे तौर तरीके के तौर पर रह रहे हैं और वो बड़ी बड़े महलात में नहीं है, 24 घंटे एयर कंडीशन में नहीं है, सूट बूट पहन के अपना जो है वो ताबड़तोड़ अय्याशियाँ नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ तबकाती कशमकश तो मौजूद है और ये लोग अगर हुक्मरान न भी हों तो भी अशराफिये से उनका ताल्लुक होता है, तो वो जो महंगाई होती है उससे ये लोग मुतासर नहीं होते, तो गरीब मुतासर होता है। अभी तो एक कता कलामी हो रही है, आपके एक पार्लियामेंटेरियन का इंतकाल हो गया ट्रैफिक हादसे में कुछ महीने पहले, याद करें। ठीक है, मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जी। अब मुफ्ती साहब को मैं तो कहूँगा शहीद हैं, जिस तरह से वो गए, मेरी किताब में तो वो शहीद हैं, अल्लाह ताला ने बुलाया उनको। लेकिन मैंने जब उनका जनाजा देखा और उनके घर देखा तो मैं कांप गया कि एक आदमी कच्ची दीवारों के अंदर रहता है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी है और वो सब कुछ है। ऐसे लोगों ने, इन्होंने तो करप्शन नहीं की है, इनके ऊपर तो किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, इनका तरीका तो नहीं बदला वहाँ पे, तो बाकियों को क्यों नहीं नजर आता? उनको हम कैसे माफ कर दें? मुझे ये समझा दें आप। असल में हर एक जमात के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इख्तिलाफ तो होता है ना। कोई जमात होती है कि वो गरीब लोगों को प्रोमोट करती है और कोई जमात आती है अशराफिये के लिए, अशराफिये से जन्म लेती है, फिर उन्हों को आगे बढ़ाती है। तो जमीयत उलमा इस्लाम को ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने गरीब लोगों को आगे किया।
उसकी एक मिसाल तो आपके सामने आ गई, और बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो सामने नहीं आई, वक्त पे आ जाएंगी। लेकिन इस जमात में निस्बतन दूसरी जमातों के मुकाबले में गरीब कारकुनों को अहमियत दी जाती है। मुफ्ती साहब, आप एग्री करते हैं मेरे इब्तदाइये से, जिसे मैंने कहा कि मुझे जलील अब्बास जिलानी का वज़ीर आज़म बनना बहुत मुश्किल लगता है? आप मानेंगे कि इनकार करेंगे? मैं बिल्कुल मानूंगा, इसलिए कि ये नाम आया है उस एक सफ़ीर की तरफ से, साबिक सफ़ीर की तरफ से। तो हमारे यहाँ जो निचला तबका है, इसमें तो आप सोच ही नहीं सकते। जो तबका ऊपर हो जाता है, कभी सफ़ीर बन जाता है, या कभी वो जर्नल होते हैं रिटायर, या वो जजेस होते हैं रिटायर, या वो सेनेटर बन जाते हैं, या MNA बन जाते हैं, तो ये अशराफिया के तबके में शामिल होते हैं। इस लिहाज से तो ये इस काबिल हैं कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन एक बात वो होते हैं हाथी के दान दिखाने के और खाने के, और एक को इस तरह फेंक दिया जाता है माहौल के अंदर रद्द अमल मालूम करने के लिए। जो संजीदा नाम होता है वो उसके बाद में आता है। तो मैं भी आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये नाम संजीदा नहीं। आप वैसे हाथी किसको कह रहे हैं ये तो बताएं। बस मैं माहौल को हाथी कह रहा हूँ, और दिखाना और न दिखाना। लेकिन असल में सत्तार खान साहब, बात यह है कि 2021 में यही नाम आया जलील अब्बास जिलानी का चेयरमैन नैब बनने के लिए। पीपल्स पार्टी ने ही उनको प्रमोट किया था या रिकमेंड किया था, और वो नहीं बन सके थे। क्या तारीख दोहरा रही है अपने आप को कि ये सीरियस है? अब मुझे इतना जलील अब्बास की उसका नहीं पता कि जलील अब्बास को बेसिकली फॉरेन सर्विस से है ना, वो तो हैं फॉरेन सर्विस से। फॉरेन सर्विस के बड़े लोग आए हैं अभी तक, जो अपनी अपनी जगह पे बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया था। लेकिन अब ये इस तरह से कि निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर थोड़ा सा मुझे ये था कि एक वक्त में ये बात निकली थी कि टेक्नोक्रेट को होना चाहिए या पॉलिटिशियन को होना चाहिए। PDM की हुकूमत की तरफ से पॉलिटिशियन को क्यों होना चाहिए? नहीं, PDM की तरफ से बात गई थी कि पॉलिटिशियन को होना चाहिए। तो फिर खुद ही रह जाते। इसका मतलब है कि टेक्नोक्रेट पे खुद ही रह जाते ना। पॉलिटिशियन तो एक दूसरे पे एतबार ही नहीं करता, तभी तो इंटरिम गवर्नमेंट लानी पड़ती है। नहीं, तो टेक्नोक्रेट की बात इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही थी। तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट का और PDM का कोई मसला था कि ये पॉलिटिशियन के ऊपर जोर दे रहे थे कि पॉलिटिशियन प्राइम मिनिस्टर। अब आप मुझे बताएं, राजा रियाज किधर बिजी हैं? अब राजा रियाज का मैं कतई तौर पे कुछ नहीं कह सकता कि राजा रियाज को अचानक क्या हुआ है कि उन्होंने देखा, या तो नज़रअंदाज किए जाने पे गुस्से में आ गए हों। बहुत पूरे 16 महीने से नज़रअंदाज है। अब वो बंदा नज़रअंदाज आपको करना भी नहीं चाहिए था। अपोजिशन लीडर अगर उसे बना दिया है आपने, ज़बरदस्ती बना दिया है, गठजोड़ कर दिया है, कोई सिलसिला ऐसा हुआ ऐसा लगता था सारी की सारी गवर्नमेंट है, फिर उन्होंने कहा चलो कोई एक हिस्सा अपोजिशन का होना चाहिए था। पहले तो ऐसे लगा था कि सारी की सारी गवर्नमेंट है, फिर अपोजिशन में वो आ गए। अब ये जो आप बता रहे थे कि जी ये पिछले 16 महीने में कोई चीज़ अपनी जगह पे रुकी नहीं है, बढ़ती रही है, और फिर बढ़ते बढ़ते उसका जो वज़न था आम बंदे पे चला गया। केसेस ख़त्म होते रहे इनके। अब केसेस जो हैं, अब सिंपल सी एक बात है कि अगर आप हुकूमत में आते हैं, आपको जो मौका मिलता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तादाद अददी लिहाज से पार्लियामेंट में आपकी वही थी, आपने पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं किया? बहुत पहले भी कर सकते थे। इसका मतलब है कि समझ में आता है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ तहरीक इंसाफ के ऊपर था, जिससे डरते थे। ये नाराज़ नहीं करना चाहते थे कि हद से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ कर दें। अब वो जब हाथ हटा तो ये आ गए। आने के बाद इन्होंने कहा कि जी सियासत को कुर्बान किया रियासत पे। तो इनसे पूछा जाता है कि आपने तो सियासत कुर्बान कर दी, आप खुद कहते हैं कि सियासत को कुर्बान किया रियासत पे। तो जिनकी रियासत है या जो रियासत है, उन्होंने आपको कोई हौसला दिया है कि हम आपकी सियासत बचाएंगे? या तो अगर रियासत ने इनको हौसला दे दिया हो कि आप रियासत बचाएं, हम सियासत बचाएंगे आपकी, फिर तो समझ में आती है। 16 महीने में इन्हें पता था कि हालात किस तरह के हैं। मेरी हुकूमत आ रही हो या मैं इस पोजीशन में, अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं 4 महीने पहले राजा रियाज पे काम शुरू कर देता कि वो मेरी हाथ में रहे। अब हाथ में रहे ना, जिस तरह इन्होंने पता है क्या किया? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए चाइना का, राजा रियाज को हेड टेबल किया, उसको 16 नंबर टेबल में बैठा दिया ले जाके। अब ये करना तो नहीं चाहिए था। अगर 16 नंबर पे उनका नहीं डिजर्व करते थे तो उनको जो उससे पहले नंबर था, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। तो जिस तरह से वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाए गए हैं, जिस तरह से वो खुशी से आए थे, उन्होंने भी किसी छोड़ा है ना। उन्होंने एक जमात को छोड़ के उससे तंग आए होंगे, उससे बहुत सारे लोग तंग आए थे। तो आप अगर आते हो तो आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या होगा सलूक। इसमें राजा रियाज साहब को भी होना चाहिए कि भाई मेरे साथ सलूक क्या होगा।
मुफ्ती साहब, प्रॉब्लम एक बड़ी है आम आदमी की, मैं आपको बताता हूँ। आप सियासी बात कर लेते हैं क्योंकि सियासी इस्तेकाम तो है ही नहीं, और ना अगर इलेक्शंस हो जाएं अगले 2 महीने में तो होगा, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि किसी एक को मेजॉरिटी तो मिलनी नहीं है। आप लोग हर तरीके से तहरीक-ए-इंसाफ का नैरेटिव काउंटर करने में नाकाम हुए, ख़ास तौर पे PMLN की जो मीडिया टीम है, मरियम औरंगज़ेब और अता तारर, वो किस तरह कि मैं उनको कहता हूँ कि जनाब चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ करप्ट है, वो कहते हैं कोई बात नहीं। मैं उनको कहता हूँ वो चोर है, वो कहते हैं कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ वो नशा करता है, वो कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ वो दूसरों लोगों के पैसे खाता है, वो कहते हैं ठीक है, अब वो अपनी खुशी से उसको देते हैं, अवाम का पैसा तो नहीं खाता। आप लोग कहीं पे भी उसका नैरेटिव जो है उसको ज़ीरो करने में नाकाम हो चुके हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। ये बात तो इस हद तक सही है। हमें जो फायदा मिलेगा तो वो 9 मई के वाकयात से मिलेगा ना। जी हाँ। इससे पहले जितनी भी सियासत हुई है वो सियासत मुल्क के लिए हुई है। तो पहली दफ़ा एक वाकया आया कि 9 मई को कि भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो मुल्की इदारों के खिलाफ या शहादा की तौहीन करते हैं और इससे आगे भी जा सकते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तो हमारी रेड लाइन है। अगर पाकिस्तान है तो आज हम हैं और आप हैं और ये रौनक है। खुदा न खास्ता ये नहीं होगा तो फिर तो हम भी नहीं होंगे। ये एक बात है। उसके नैरेटिव के मुकाबले में एक नैरेटिव बनाने के लिए कि भाई हम सियासत करेंगे मुल्क को तकड़ा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, और चेयरमैन PTI जो थे वो सियासत कर रहे थे मुल्क को कमजोर करने के लिए। अभी भी वही कर रहे हो, कहते हैं इस चीज को आप तकाल में आए तो वो तो अभी भी कर रहे हो, कहते हैं 14 अगस्त नहीं मनानी हमने, बेहुरमती कर रहे हैं पाकिस्तान की। वो तो यही तो कह रहा हूँ ना, यानी आवाम को जो बात समझ में आ गई वो ये है, यानी हम महंगाई तो कम नहीं कर सके, आम आदमी को कोई रिलीफ तो नहीं दे सके, ये तो हकायक है। लेकिन ये तो कम से कम हुआ कि हमारे ऊपर ये दब्बा नहीं हुआ कि हमने मुल्क के साथ गद्दारी की है। अगर इस चीज को आप आवाम में ले जाएं तो आपकी पजीराई मुमकिन। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मेरे साथ है, अब्दुल-सत्तार खान भी मेरे साथ है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और सत्तार खान साहब और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मेरे साथ ही। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि 2 दिन से राजा रियाज के पास जो वक्त ही निकल रहा वज़ीर आज़म के लिए, आपको इसके पीछे क्या लगता है? मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मेरी आवाज़ आ रही है? मुफ्ती साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है कि खान साहब 2 दिन राजा रियाज के पास टाइम नहीं निकला। नहीं, फिर वही बात होगी ना कि राजा रियाज नज़रअंदाज हुआ, यही हुआ। अगर राजा रियाज को कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है तो यही दिन है उसके पास, वो गुस्सा निकालने के लिए इंतज़ार करवा सकता है। अब वो जो कहा जा रहा है कि 3 नाम वो देंगे और 3 नाम शहबाज शरीफ देगा, शहबाज शरीफ जो नाम देगा उसमें वो नाम भी होंगे जो पीपल पार्टी ने दिए होंगे, क्योंकि हुकूमत तो इत्तेहादी एक हुकूमत है, दूसरी तो राजा रियाज है। अब राजा रियाज के एस्टेब्लिशमेंट का जो नाम होगा वो देंगे या अपनी मर्जी से देंगे? अपनी मर्जी से कहाँ से आ गई? अच्छा, उधर से मैं समझूं कि उधर नहीं, से आप बिल्कुल समझे कि वो नहीं है बीच, वो नहीं है। अब राजा रियाज जो अपनी तरफ से नाम देंगे, अल्टीमेटली नाम जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी पता होगा ना कि ये 3 नाम तो राजा रियाज ने दिए हैं, अचानक दिए हैं, तो उनकी वो अहमियत मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियाना है कि नहीं आएगा, बताएं। नहीं, ये मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल क्या सियाना नहीं वो अपनी तरफ से देखेगा कौन कैंडिडेट बेहतर हो सकता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन नामों को उस वक्त तक एग्री नहीं करेगा जब तक के पीछे से बड़े भाई का हाथ नहीं ये कहने की बात है। मुफ्ती साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। राजा रियाज 2 दिन से क्यों मसरूफ हैं और वज़ीर आज़म को नहीं मिल रहे? ये जो मुशावरत शुरू हो गई थी तो उसके 2 किस्तें थी ना। पहली किस्त जो थी वो गैर रस्मी मुशावरत थी, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने उसको ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी। गैर रस्मी मुशावरत के अंदर उन्होंने PDM से भी पूछा, हमसे पूछा, पीपल्स पार्टी से पूछा, औरों से पूछा, दुबई के अंदर सेटिंग हो गई, इधर ही सेटिंग हो गई। तो वो तो एक एतमाद में लाना था, उसमें और क्या बात थी, और तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई।
अब असर मुशावरत जो है, जो आईन बताता है, वो तो राजा रियाज और मियां शहबाज के दरमियान है, उसकी तरफ उन्होंने दरमियान में कोई तवज्जो नहीं की। तो इज्जत नफ्स तो हर एक आदमी की होती है ना। अब वो एक ऐसे पोस्ट पर है, ये बहस खारिज अज बहस है कि वो कैसे आए, लेकिन आए तो है, उसी सीट पर बैठे हैं जिस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठता है, और उसको वही कवर हासिल है जो पहले किसी और को हासिल था आईनी। तो उनको वो तवज्जो देनी चाहिए थी जो उनका हक है। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं किया गया। अगर उनकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है और अगर पहले मरहले को वो अपनी वो हैसियत बताना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको ऐसा करना भी चाहिए, ये उनका हक है। अगर इनकी जगह जनाब पीटीआई के चेयरमैन होते और वो अपोजिशन लीडर होते, तो फिर इनको कितने पापड़ बेलने पड़ते, कितनी एहतियात करनी पड़ती। उस वक्त तो गैर रस्मी मुशावरे की जरूरत ही नहीं होती, फिर बहुत ज्यादा उन्हीं को राजी। बेहतर नहीं होता वजीर आजम पहले उनके भी नाम पूछ लेते और फिर आप लोगों से गैर रस्मी मुशावरत करते, ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन के भी नाम आ जाते और वो भी शामिल मशवरा हो जाते। बिल्कुल ये ठीक था। मैं कहता हूँ हमसे क्या नाम लेने थे। अब हमारे ने कहा जी आप कामरान टेसूरी साहब को बना दो, अब पीपल्स पार्टी वाले ने कहा या हम किसी और ने कहा, यानी ये तो ऐसे नाम है ना कि उनके आपने किसका नाम दिया? फायदा हो जाए। आप लोगों ने हमने ये गलती नहीं की, लेकिन यार ये करना चाहता यार आपको कोई नाम नहीं, एक मिनट नहीं था, मेरा नाम दे देते आपको, मुफ्ती साहब को ख्याल नहीं है। मैं ये क्या बात है, आपने किसका नाम दिया? बिल्कुल ठीक है, आप इस काबिल हैं कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए इंशाअल्लाह। आप चले मुझे ये बताएं कि वो 3 नाम कौन से हैं, आपको पता होगा, जो शहबाज शरीफ साहब के अब ज़हन में है, जो उन्होंने देने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को। मेरा ख्याल है तो ये ऐसी गिजर सिंह किसी को नहीं बताएं, तो आप वो बताना चाहेंगे जब वो राजा रियाज के साथ बैठेंगे, वो उनको बैठने का मौका मिलेगा। ऐसी वो बेपर की उड़ती हैं। पहले जब इसाक डार साहब का नाम आया तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि भाई ये नाम संजीदा नहीं है। फिर शायद खाकाना अब्बासी का नाम है, मैंने कहा ये भी संजीदा नाम नहीं है। उसकी वजह ठीक है सियासी आदमी हो, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि वो गैर जानिबदार हो। एक आदमी वज़ीर आज़म रहा है या वज़ीर खजाना रहा है तो कुछ सारी दिलचस्पी अपनी पार्टी के साथ होगी, तो वो तो गैर जानिबदार नहीं रह सकता। तो ये अभी तक सियासी अमल में संजीदगी नहीं थी। अब जो अमल होगा वो संजीदा होगा, और वो देख रहे हैं कि न राजा रियाज साहब के मुंह से कोई बात निकलती है और न मियां शहबाज शरीफ के मुंह से कोई बात निकलती है। दिलों का भेद तो अल्लाह ताला जानता है। इधर कोई रिटायर्ड जज का नाम फेंक रहा है, कोई आदमी वो सफारतकार का नाम फेंक रहा है, कोई अपने दोस्तों का नाम फेंक रहा है। ये हसासियत का मौका है ना, बहुत ज्यादा हसास मौका है। इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, हर एक नाम को नहीं फैलाना चाहिए। वही नाम आए जो हकीकत में हो, और मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इन दोनों से है। और राजा रियाज साहब की जो नाराजगी है, मैं उसको इज्जत नफ्स से ताबीर करता हूँ, और मैं कहता हूँ वो ठीक है, उनकी नाराजगी हक बजा रहे हैं। ये केयर टेकर्स के ऊपर बड़ा मसला उठता रहा खान साहब, ये आपने कोई रिसर्च की हुई है कोई क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से? वो क्या वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ख़त लिखती है, लेटर लिखती है हुकूमतों को। तो उन्होंने 21,000 ख़त लिखे थे 2005 से लेकर 2021, जिसका मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ। तो उसमें सबसे हैरत की बात थी कि बड़े फारिग आदमी है, एक खत उसी शाम के रखे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये फरागत में ही आप काम कर सकते हैं, अगर मसरूफ होंगे तो काम नहीं हो सकता। तो 494 ख़त ऐसे थे जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स को लिखे गए, यानी कि 2 वफाकी सतह पर जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी और 8 जो सूबाई सतह पर केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी। 202 उन्होंने वफाकी सतह पर जो 2 गवर्नमेंटें बनी थी उनको लेटर लिखे थे, और 292 लेटर उन्होंने 8 जो प्रोविंशियल सतह पर बनी थी लिखा क्या उनको लिखा। अब उसमें से पहली बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब भी कोई ख़त लिखती है ना, वो करप्शन पे होती है। अब इलेक्टेड हुकूमत हो जो 5 साल के लिए आई हो, उसमें तो ख़त ज़्यादा 21,000 ख़त हैं। तो पता है कि इलेक्टेड हुकूमत क्या कर रही होती है, आपको भी पता है, सबको पता है, जो टीवी देखने वाला उसे भी पता है कि मसरूफ़ होते हैं, मसरूफ़ अमल होते हैं, ऐसे चीज़ों में मसरूफ़ अमल होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ख़त लिखना पड़ जाता है। लेकिन केयर टेकर का 494 खतूत का लिखना, अगर तो वो उसी दौर के हवाले से है जिस दौर में केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो फिर तो बड़ी संगीन बात है। अगर उससे पहले का रेफरेंस है कि जी जो पहले उससे इलेक्टेड हुकूमत थी उसके बारे में था, तो ये थी। मैं सिर्फ
वो मीर हज़ार खान खोसो की बात करूँगा, जो 2013 में हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खतूत लिखे, 5 खत तो ज़ाती तौर पे उन्होंने वज़ीर आज़म को लिखे थे, खोसो को लिखे थे। एक खत था कि जनाब आपने अपने बेटे को प्रमोशन दिलाई और प्रमोशन के पर लगा दिए, यानी कि एक स्केल से दूसरे स्केल, दूसरे स्केल से तीसरे स्केल, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन से तीसरी पोजीशन। तो उन्होंने कहा ये सारा आप इलीगल कर रहे हैं, इसको आप नहीं कर सकते। उसके बाद एक और उनके थे जो उनके रिश्तेदार थे, ये तो उनका बेटा था शफकत खोसो जिसको प्रमोट उन्होंने किया था, एक रिश्तेदार थे उनको भी प्रमोट उन्होंने कर दिया। और छोड़े, आप लोग गरीब आदमियों को खत लिखवा लेते हैं और माड़े को पकड़ लेते हैं। आप में किसी में अहमियत नहीं, आप लोग की हिम्मत नहीं है आगे कि मियाँ नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इमरान खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, असफंदियार वली हो, अल्ताफ हुसैन हो, इनकी करप्शन की बात भी करें। नहीं तो उस पर जो 21,000 खतूत लिखे गए थे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PML नवाज की हुकूमत और PTI की हुकूमत थी। उसमें वज़ीर आज़म भी आता था, नवाज शरीफ साहब भी आते थे, उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी आता था, उसमें ये शायद काकान अब्बासी भी आते थे, उसमें इमरान खान साहब भी आते थे, जिनको बराह रास्त खतूत लिखे गए कि जनाब ये आपको पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, वो एक चैनल, TV चैनल ने किया था। जी, मैंने किया था और सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन मैंने उनके ऊपर की थी। मैं कन्विंस्ड हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है, मैं TV पे ये बात कर रहा हूँ, उसके अपनी लेजिटिमेसी के ऊपर एक सवालिया निशान है। लेकिन एक ब्रेक के बाद आते हैं और ड्यूरिंग द ब्रेक ये बात कर लेते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, वंस अगेन, ये जो बिल्स पास किए हैं आप लोगों ने पिछले 1 महीने में, बड़ी जल्दी करके बिल्स पास किए हैं। इतने तो बेकरी के बिल नहीं बनते जल्दी जितने नेशनल असेंबली ने हमारी बना दिए हैं माशाल्लाह। तो इनमें अब मुझे ये लगता है कि आपने वो छूट दी है कि निगरान हुकूमत 2 साल भी चल सकती है। तो क्या आप लोगों के जहन में है कि निगरान हुकूमत ने ज़्यादा अरसा के लिए चलना है? नहीं, ये तो ज़हन में नहीं है। अलबत्ता असेंबली का माहौल ऐसा है कि वहाँ बिलों का एक पलंदा लाया जाता है और मैं नहीं समझता कि कोई एक रुकने असेंबली उन तमाम बिलों को पढ़ता है। तो असेंबली जाते क्यों हैं? अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं, असेंबली जाते तो हैं, मैं कहता हूँ ना, ये एक पढ़े, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं वो कानून साज होते हैं, लेकिन वो कानून साज कम होते हैं, सियासतदान ज्यादा होते हैं। तो वो सियासी उमूर पर बात करते रहते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी करते हैं, उसके लिए बिल भी बनाते हैं, लेकिन जो कानून साजी होती है, जो इसका मगज होता है, उस पर तवज्जो नहीं होती। लोग इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करते। आमतौर पर जो लोग आते हैं वो वजीरजादे और बादशाहजादे और अशरफिये के लोग होते हैं, वो इतनी मेहनत कहाँ करते हैं। जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके और मसाइल होते हैं, हल्के के मसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ सिर्फ ये असेंबली नहीं बल्कि तमाम असेंबलियाँ और सेनेट भी और सूबाई असेंबलियाँ, उनमें कमा हक कहूँ इन बिलों को पढ़ा नहीं जाता और पढ़ा और समझा नहीं जाता और पास किया जाता है। यहाँ तो फिर इन्होंने थोड़ा मिसाला तेज कर दिया कि जाते जाते इतने बिल ले आए कि वो बात खुद उनकी शक में हम लोग पढ़ गए सब लोग, यानी वो बात खुद आपको शक में डाल देती है कि इतने ज्यादा बिल जो पास की जाते हैं बगैर पढ़े उन पर साइन होता है और ये कि यस के दिया जाता है या कामरान मुर्तज़ा ने सामने उसके निशान, तो इससे लगता है कि कोई ऐसी चीज पास हो रही है जो लोगों को अंधेरे में उनसे पास। तो फिर नज़ीर तारड़ साहब, मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताएं। चीजें हमने नहीं डाली या हम वापस, मुझे एक बात, लेकिन इसको उमूमी बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर, सियासी उमूर पर जोर होता है और हमारे अरकान कि मेहनत करके पढ़ें कि जिसको हम पास कर रहे हैं वो क्या चीज है। तो यहाँ तो जरा ज्यादा ही हो गया है। अगर यही बिल की तकसीम, मुफ्ती साहब आपकी आवाज टूट रही है, दूसरे में आपकी आवाज टूट रही है। मुझे एक बात दिल पर हाथ रख के बताएं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह,
3 असेंबलियों ने आज मियाद पूरी कर लिया, पास भी कर दिया, तो यकीनन ये उज्जत से काम लेना ये गलत रहेगा। इससे बहुत सारे शुबू को शुबात जन्म। ठीक है, मैंने आपको एक सवाल ये पूछना था कि 3 असेंबलियों ने आज अपनी मुद्दत पूरी कर ली। अब मुझे दिल पर हाथ रख के बताइएगा, 15 साल में 3 ऐसे बिल पास हुए जिसे गरीब आदमी की फलाह व बहबूद के लिए हो। जी हुए क्या? आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। खान साहब जड़ी बड़ी बड़ी क्विकली 4,500 खत तो आपने मुझे 21,000 खत तो गिना दिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, जो उनके किए हुए फ्रॉड्स हैं वो भी पता है ना आपको? वो गिलानी साहब थे जो चेयरमैन थे, आदिल गिलानी साहब, वो तो माशाल्लाह बड़े बड़े काम में कॉन्ट्रैक्ट जो होते थे ना लंबे लंबे, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें हुकूमतें इन्वॉल्व नहीं जैसे होती, वज़ीर आज़म हो या तगड़े लोग हों। आदिल गिलानी उसी तरह से इन्वॉल्व रहा है वो सारी करप्शन में। और फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को सोचना चाहिए कि ऐसे बंदे को, बाय द वे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ओन करती है पाकिस्तान चैप्टर को? हाँ नहीं करती, ओन करती नहीं करती। आप, मेरे आपको चैलेंज है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और मुझे उनको बताएं कि जी पाकिस्तान में कौन है। जैसे होता है ना कि मैं आपको कह रहा हूं, आप उनको खत लिखे, उनसे पूछे आपका कोई चैप्टर है पाकिस्तान में, और अगर आपको नफी में जवाब ये किस तरीके से ये सब कुछ जो है 21,000 खत तुसी जमा करके रखे ने तो 2005 से 2021 तक, 2005 से 2021 तक। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी नहीं आ रही? नहीं आ रही। अच्छा, दोबारा से कोशिश करते हैं उनको करने की। लेकिन ये मुफ्ती साहब से जो आपने बात की कि जी बिल धड़ाधड़ पेश हुए, वो भी कह रहे हैं कि बिल पढ़ता कौन है। वो पाकिस्तान में बिल तो दूर की बात है, जो बजट पेश होता है, हर साल बजट पेश होता है, वो यूजर्स फ्रेंडली नहीं होता। वो आप पार्लियामेंट से किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछ लो, चंद एक गिनती के अंडर 1%, जस्ट अंडर 1% वो होंगे जो उसे पढ़ सकते हैं, बाकियों को तो साल लग जाएगा उसको पढ़ने में। जब नया नया शुरू हुआ ना असेंबली के अंदर इंटरेस्ट रखना, जब बड़ा यंग होता था, रिपोर्टिंग क्या होती है, बिजनेस रिपोर्टिंग, बड़ा इंटरेस्ट होता था, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि 2, 4, 5 अखबार है, ये बजट आने से 10 दिन पहले कैसे बता रहे थे कि ये बजट आ रहा है। तो फिर मुझे पता चला, वो हमारे एक दोस्त है आरिफ जमाल साहब, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा भाई ये जो सारी बजट की कॉपियाँ होती हैं ना, पार्लियामेंटेरियंस को मिलती हैं, ये खुद नहीं पढ़ते, ये हमें दे देते हैं आगे। उनके सफ़े भी नहीं उन्होंने अलग किए होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मसलन कि आप किसी पार्लियामेंटेरियन को, चाहे वो 6 दफ़ा इलेक्शन जीता हो, चाहे वो इलेक्टेबल हो, चाहे वो 24 के 24 घंटे पार्लियामेंट में बैठा हो, उसे कोई यार बजट पढ़ के मुझे समझ के मुझे समझा दो, वो आपको नहीं समझा सकेगा। इसलिए तो ऐसी पार्लियामेंट का, ऐसे उम्मीदवार का, ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा? मुझे तो नहीं नज़र आता कि जो वो अवाम को रिलीफ ना दे और अपने लिए हर केस माफ़ करा ले। अब ये देखो ना, आप जो बात कर रहे हो, तो वहाँ जो बंदे पहुँचे हुए हैं, तो मुबशर लुकमान साहब, क्या वो जो बंदा वहाँ पहुँचा हुआ है पैसे लगा कर 2, 4, 5, 10, 15 करोड़ रुपए लगा के। किसने कहा 10 करोड़? चलो कहते हैं 20 करोड़ हो गए। आप तो 20 से 25 करोड़ की गेम। ज़्यादा बढ़ता जाता है ना, ग्रेजुअली बढ़ जाता है। जो आज से 5 साल पहले जो प्राइस थी, जो प्राइस टैग था, क्योंकि बिकने का भी तो रेट ज़्यादा हो गया ना। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा बिकें, ये नहीं होता। कई दफ़ा वो देखते रहते हैं कोई ख़रीदने वाला नहीं आया, तो अब वो ख़रीदार का होना, मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ख़रीदार मार्केट में होगा तो पार्लियामेंटेरियन के लिए आसान ही होती है कि मेरे इतने पैसे लग गए ने, इससे एक ही डील होगी, वो पैसे इकट्ठे कर लूँगा। ये होता नहीं है, ये डिपेंड करता है उन लोगों पे जो उनको वोट देते हैं। अगर तो फैसला कर लें कि हमने इनको, कईयों के तो आते ही पैसे पूरे हो जाने का, मार्च में इलेक्शन होता है और सेनेट का भी इलेक्शन हो रहा है, तो जो उन्होंने लगाया होगा वो तो सेनेट के इलेक्शन में पूरा हो जाएगा। नहीं, मुबशर लुकमान साहब, आप अपने जो साबका दोस्त थे आपके, ये जो खैमा बस्ती आबाद थी, ये किस लिए आबाद थी? ज़मान पार्क में वो खैमा बस्ती आबाद थी, वो MNS MPS के लिए थी। प्रॉब्लम ये है, पैसे, जितने फंड्स जिसे कहते हैं ना, अपने वो एक्चुअली अपनी टिकट के लिए पैसे दे रहे थे। कईयों को तो टिकट नहीं मिली, वो बाहर से कोई साहब आए, उनको टिकट मिल गई, वो बंदा रोता रहा, MNA MPA जो कहता है मैं इसके साथ खड़ा रहा हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ, मेरे पास ऑप्शन भी थे दूसरी जगह जाने की, मैं नहीं गया, मैं इसके साथ रहा हूँ, लेकिन इसने मुझे टिकट नहीं दिया और मेरा 5, 10, 15 करोड़ रुपए जो लगना सी लग गया। आपका और मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब का शुक्रिया, लेकिन आपको एक बात बता दूँ चलते चलते,
जिनको वादा किया गया था और उन्होंने पैसे दिए थे, उनको भी टिकट नहीं अब मिल रहा, उनकी भी रकम डूब गई है, क्योंकि 7 अरब रुपया जो इकट्ठा हुआ था वो वहीं पे कहीं इधर उधर हो गया और वो बेसमेंट से ही कहीं गायब हो गया। उसमें भी कुछ चिल्ला कटाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा उसकी साइंस क्या है। कल तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।